फ्लूइड मैकेनिक्स में पिछला टॉपिक जो हम लोग सीख रहे थे वो था सरफेस टेंशन, और नया जो टॉपिक आज सीखने जा रहे हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। हेडिंग डाल दीजिए विस्कोसिटी, है ना। अच्छा, शुरू किए थे जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर, तो वहाँ पे हम लोग बात करते थे कि आइडियल फ्लूइड मान लिया गया नॉन विस्कस, कि उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी। वो आइडियली माना गया कि ऐसा होगा, और उसके पीछे रीज़न ये था कि हम मानना चाहते थे कि जब फ्लो करे लिक्विड, एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरे लेयर ऑफ फ्लूइड के ऊपर जब स्लिप करे तो दोनों में आपस में कोई रेजिस्टेंस ना हो, है ना। तो अच्छा, यही वजह थी कि बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड हो जाता था, नहीं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन जैसा होता तो एनर्जी लॉस होता, तो बर्नौलीज इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन दिखा रहा था, है ना। तो लेकिन वो आइडियल केस में था। प्रैक्टिकली तो क्या है, कोई लिक्विड ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। एक्चुअली होता क्या है कि फ्लूइड की एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे वाली लेयर का हर मॉलिक्यूल ऊपर वाली लेयर के हर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं, एक के ऊपर एक जो होंगे अट्रैक्शन होगा। तो जब ऊपर वाली लेयर आगे स्लिप करना चाहेगी तो वो अट्रैक्शन से वापस खींच रहा होता है ना। तो एक फ्रिक्शन जैसा जरूर होता है हर फ्लूइड में, जिसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, है ना। तो अलग अलग फ्लूइड का विस्कोसिटी अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है विस्कोसिटी। चलिए, तो हम लोग अभी सबसे पहला काम तो ये करेंगे इसमें कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब स्लिप करेगी तो कितना विस्कस फोर्स लगेगा, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो सब सीखा जाएगा, है ना। पहले एक लाइन लिख दिया जाए, लिखिए ज़रा। व्हेन ए लेयर ऑफ फ्लूइड स्लिप्स ओवर अनदर लेयर देन the two layers apply resistive force on each other, है ना। This resistive force is called viscous force। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब कितना, तो इसके लिए देखो एक चीज बताते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई इतना सेगमेंट लिया जाए लिक्विड का, है ना। लिक्विड में लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं, ये लेयर आगे जा रही है, इसके ऊपर स्लिप करते हुए आगे बढ़ रही है ना। तो हम अगर इतना सेगमेंट ले लें लिक्विड का, इतना वॉल्यूम ले लें और इसको कंसीडर करें, तो केवल इसका क्या हुआ dt टाइम में। तो dt टाइम में ऊपर वाली ये जो लेयर है यहाँ, ये वाली लेयर थोड़ा सा आगे स्लिप कर गई, थोड़ा सा आगे स्लिप करके, तो डायग्राम देखो कैसा हो गया। dt टाइम के बाद नीचे वाली लेयर ऐसे, ऊपर वाली लेयर थोड़ा आगे स्लिप कर गई। तो अब ये जो वॉल्यूम लिए थे हम लोग, ये ऐसा हो गया। ये पहले ऐसा था, ऊपर वाली लेयर अगर आगे स्लिप कर जाए तो ऐसा दिखेगा। तो ये चीज अगर आप देखो तो ये एक तरह का शियर वाला चीज दिख रहा है ना। शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। शियर स्ट्रेन करते थे ना, सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में था ना। तो शियर स्ट्रेन कितना होता था कि ये चीज अगर x है और ये l है तो शियर स्ट्रेन होता था x/l, है कि नहीं। और वहां पर जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे तो वहां पर हुक्स लॉ फॉलो होता था, तो बोलते थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। यहां पर एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स अपॉन ये जो ऊपर एरिया होगा ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, है ना। जो रेजिस्टिव फोर्स है अपॉन ये एरिया करेंगे तो शियर स्ट्रेस होगा, और शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता था सॉलिड्स में, है ना। लेकिन लिक्विड्स में थोड़ा ये फॉर्मूला डिफरेंट है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन होता है ना, कि जिस टाइम पर सेकेंड कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोपोर्शन होता है लिक्विड्स में। तो उस चीज को अगर सोचा जाए तो हम लिखेंगे स्ट्रेस कितना, तो ये जो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है अपॉन एरिया, ये तो स्ट्रेस हो गया, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू नॉट स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। मतलब कि अगर ये dx आगे बढ़ा है ये चीज, तो स्ट्रेन कितना हुआ dx/l, और पर यूनिट टाइम बाई dt कर दें, पर यूनिट टाइम कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो यहां से आया f/a इज प्रोपोर्शनल टू dx/dt को v लिख दें तो ये v/l होगा, है ना। बस यही डिफरेंट है सॉलिड्स में और लिक्विड्स में। सॉलिड्स में यही चीज x/l होता था और यहाँ पे v/l, ये जितने रेट से आगे बढ़ रहा है, मान लो ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो v/l, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो f/a विल बी इक्वल टू, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे ईटा इंटू v/l हुआ,
तो F इज इक्वल टू ईटा ए वी बाई एल, ऐसा फोर्स लेयर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, रेजिस्टिव फोर्स। अब यही जो रेजिस्टिव फोर्स है, विस्कस फोर्स जिसको कह रहे हैं हम लोग, उसको ठीक से और प्रॉपरली लिखा गया तो देखो कैसे। मान लो ये डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, है ना, तो ये बहुत सारी लेयर्स होंगी, इसके नीचे भी होंगी, ऊपर भी होंगी लेयर्स, नहीं, बहुत सारी ऐसे ऐसे लेयर्स हैं और सब स्लिप कर रही है, एक के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली कुछ जा रही है। मान लो इसमें से ये वाली जो लेयर है ये v स्पीड से जा रही थी और इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो v प्लस dv से जा रही थी, ऐसा मान लें। दोनों के स्पीड में कुछ चेंज है, ये v है तो उसको ऊपर वाली थोड़ी v प्लस dv से जा रही है, तो स्लिपिंग होगी, रिलेटिव स्लिपिंग। अगर दोनों v होता तो रिलेटिव स्लिपिंग तो होती नहीं, तो v है तो ये v प्लस dv है। मान लीजिए एरिया ऑफ लेयर्स जो है वो a है ना, और वैसे हम कह रहे हैं कि एक लेयर उसके ऊपर वाली लेयर, तो इनके बीच का जो गैप है वो भी कुछ लिया जाए। मान लो ये कुछ dy लेते हैं, y में ऊपर जा रहे हैं, मान लो ये dy लेते हैं गैप। थोड़ा इस फॉर्मूले को और जनरलाइज करके लिखना चाहते हैं। मान लीजिए एक लेयर v से जा रही है, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर v प्लस dv से जा रही है और उनके बीच का जो गैप है वो dy है। तो इसी फॉर्मूले से अगर लिखें तो जो विस्कस फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ईटा हो गया कोफिशिएंट, सॉरी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ईटा इनटू एरिया ऑफ द लेयर्स। यहां लिखेंगे ये v है, ये v प्लस dv है, तो dv आएगा ना, जैसे यहां तो हम लोग इसको 0 लिए थे और ये v लिए थे, तो डिफरेंस आया वेलोसिटीज का, तो dv अपॉन ये जो हाइट है दैट इज dy, है ना। ये जो टर्म आया dv बाई dy, इसका एक नाम भी रख दिए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। कोई चीज का रेट ऑफ चेंज को ग्रेडियंट भी तो बुलाते हैं, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि मतलब लेयर्स जैसे एक के ऊपर एक अगर स्टैक्ड हैं तो पर यूनिट हाइट जाने पर कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो dv बाई dy। ये हो गया विस्कस फोर्स, इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में v लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। ये है एरिया ऑफ द लेयर्स, जो लेयर्स का सरफेस एरिया है। ईटा जो है इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इस फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। कौन सा फ्लूइड है उसका, मतलब कि मान लो उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, दो अलग अलग फ्लूइड हो, तो ये फोर्स भी, विस्कस फोर्स भी अलग अलग होता है, ईटा पे डिपेंड करता है। ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इतना ये सब लिखने के बाद, यहाँ ये फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे लिखा जाए हियर dv by dy is velocity gradient, capital A is area of the surface area of the layers, ईटा जो है वो है, उसको लिखा जाए दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। अच्छा, ईटा का कोई कहे यूनिट क्या होना चाहिए, तो फोर्स है तो न्यूटन है। अब देखो यहां पर dv है मीटर पर सेकेंड, dy है मीटर, तो ये दोनों मिला के पर सेकेंड हो गया, ये तो है ना, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो ये पर सेकेंड हो गया, सेकेंड ऊपर गया तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ईटा का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। इसका एक नाम रख दिया गया, इसको बोलते हैं पॉइसली, है ना। तो ईटा का जो एसआई यूनिट होता है वो पॉइसली होता है ना। अच्छा, ईटा का जो सीजीएस यूनिट है वो होता है पॉइस, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में सीजीएस यूनिट में ईटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो अगर कन्वर्जन करने की जरूरत पड़े, पॉइस में दिया है तो सीजीएस यूनिट में दिया है, उसको अगर एसआई यूनिट पॉइसली में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला है उसका, 1 पॉइसली इज इक्वल टू 10 पॉइस, है ना। तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, इसका यूनिट वगैरह बात की हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जैसे अभी कह रहे थे, और कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चंस में ईटा का जो वैल्यू देना होता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ना लिख के सिर्फ विस्कोसिटी लिख दिया रहता है, लिखा रहेगा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज दिस मच, तो उसका भी वही मतलब है ना, वही ईटा ही बताया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करके थोड़ा एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं, है ना। देखिए, मान लीजिए कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ये ऑयल का एक लेयर इसके ऊपर बिछा दिए। ये जो थिकनेस है ये T है, मान लेते हैं ये लेयर का थिकनेस T है।
इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका लेंथ L, मास M, धागे से बांध दिए, यहां पर एक पुली है, यहां एक और ब्लॉक है, उसका भी मान लीजिए कुछ मास है 2m, इसका डबल ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑयल का लेयर है, इस ऑयल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना है ना। और जब ऐसे सिस्टम को v वेलोसिटी से जब चला के छोड़े तो देखा गया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सिस्टम मूव कर रहा है ना। लिखा जाए, इफ द सिस्टम मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड v एज शोन इन फिगर, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये v कांस्टेंट है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा। ईटा बताना है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लिप करे, है ना, ये सिस्टम। तो चलिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है अगर, तो फोर्सेस बैलेंस करना होगा, नेट फोर्स 0 होना होगा। अच्छा, एक चीज देखिए, हम कहें कि ये जो ऑयल है, इसका 2 लेयर्स की बात करें, एक लेयर जस्ट ये लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, और एक ये लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टेबल के साथ कांटेक्ट में है ना। तो ये जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी वो फोर्स ऑफ एडिशन से चिपकी होंगी। अब ये जो लेयर ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल्स है वो ब्लॉक के साथ चिपके हुए हैं फोर्स ऑफ एडिशन से, और ये नीचे वाली जो एयर ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल्स है वो टेबल के साथ चिपका हुआ है। तो एक तरह से ये 2 लेयर्स की बात हो रही है, ये एक लेयर, एक ये लेयर। ये वाली लेयर ब्लॉक के साथ है तो ब्लॉक तो v स्पीड से जा रहा है, तो ये वाली लेयर v स्पीड से जा रही होगी आगे, और नीचे वाली टेबल के साथ चिपकी है तो वो रेस्ट पे रहेगी। और इनके बीच का गैप भी है, दिया हुआ है, ये गैप t है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया ना, इन दोनों लेयर्स के वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया v, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हुआ, v बाई थिकनेस, v बाई t, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह पे यहां पे पुट कर सकते हैं, मतलब क्यूब है तो इसका बेस का एरिया L² होगा, तो एरिया भी पता चल गया, तो विस्कस फोर्स पता चल गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाली लेयर इस नीचे वाली लेयर के ऊपर स्लिप करके जा रही है, तो नीचे वाली लेयर उस पर विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगा रही होगी, फ्रिक्शन जैसा फोर्स होता है ना, तो उस पर विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगा रही होगी। हम क्या करने वाले हैं, इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में यही फोर्स इधर की तरफ बना लेंगे, ये वाला फोर्स, ये वाला। क्यों, ये तो ऑयल पे लग रहा था, ऑयल की लेयर्स पे, लेयर्स एक दूसरे पे, ऑयल की लेयर्स एक दूसरे पे विस्कस फोर्स लगा रही होंगी ना। नहीं, ये वाली जो लेयर है ये तो ब्लॉक के साथ चिपकी हुई है ना, तो अगर इस वाली लेयर पे कोई फोर्स लगेगा, इस वाली ऑयल की लेयर पे कोई फोर्स लगाया जाएगा, तो एक तरह से तो ब्लॉक पर ही लग रहा है क्योंकि वो तो चिपका हुआ है ब्लॉक से, है ना। तो ये हो गया ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स। आगे की तरफ टेंशन है T, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। इसी तरह से इस वाले के लिए भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसके लिए नेट फोर्स 0 होने के लिए T ऊपर है, 2 mg नीचे, बराबर कर दें, तो T इज इक्वल टू 2 mg, तो इसके लिए लिख ही दिए, इसके लिए। और इसके लिए T इज इक्वल टू FV कितना, ईटा ए वी बाई टी थिकनेस है, शुड बी इक्वल टू T, और वो है कितना, 2 mg, है ना। तो यहां से ईटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 mg इंटू T अपॉन A इंटू V, है ना। एरिया L² है, यहां पर L² लिख दें, L², ये जो एरिया है ये L² है, बेस का, इसका बेस का एरिया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और करते हैं। देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑयल है, ऑयल की लेयर है, इसका थिकनेस कुछ T है, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, क्यूब है, साइड लेंथ L है, मास M है, ये एंगल थीटा है ना। और देखा गया कि जब इसको रखा गया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। क्वेश्चन लिखा जाए, इफ द ब्लॉक इज स्लिपिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा बताना है, तो अगेन वही चीज, इधर की तरफ, आगे की तरफ mg sin थीटा फोर्स है और पीछे की तरफ विस्कस फोर्स से बैलेंस कर दिया जाए।
तो mg sin थीटा। आप देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन जैसा ही फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और क्या। आगे की तरफ mg sin थीटा इज इक्वल टू पीछे की तरफ विस्कस फोर्स, कितना, ईटा इंटू एरिया एल स्क्वायर इंटू वी बाई टी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इतना अपॉन एम जी ना, ईटा एल स्क्वायर वी बाई टी अपॉन एम जी। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए, अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब लेयर्स ऑफ लिक्विड एक दूसरे पे स्लिप करती हैं तो विस्कस फोर्स कितना लग रहा होता है। चलिए, एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये अंदर से खाली है, ठीक है, और इसके इनर वॉल पे एक ऑयल की लेयर चढ़ा दी जाए, अंदर से ये ऑयल इसकी वॉल पे लगा दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिलेंडर है जो कि स्लिप कर रहा है, ऐसा होता है उसमें 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं ना, तो इंजन के अंदर पिस्टन इसके अंदर मूव कर रहा होता है, तो उससे मतलब नहीं कि क्या है, देखते हैं हम डायग्राम समझते हैं पहले क्या है। एक हॉलो सिलेंडर था और उसके इनर वॉल पे यहां पर ऑयल का एक लेयर चढ़ा दिए जिसका थिकनेस भी गिवन है, ये जो थिकनेस है ना ऑयल लेयर का वो टी है, और इसके अंदर ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये वाला, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, है ना, और इसको ऐसे छोड़ दिया गया। छोड़े तो देखिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लिप कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लिप कर रहा है, अगर इसका मास है m, तो ईटा कितना होना चाहिए, है ना। इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो देखो कैसे कर रहे हैं। इसका रेडियस मान लो r है, इसका लेंथ, इस सिलेंडर का लेंथ है l, फोर्सेस बैलेंस कराने होंगे। अब देखो जब ये इसके अंदर मूव कर रहा होगा, है ना, तो ये जो सिलेंडर है ये जब इसके अंदर मूव करेगा तो इसके सरफेस पे दोनों साइड, इधर ऑयल है, ऐसे है ना, जैसे कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, इनर वॉल पे ऑयल लगा के एक सॉलिड सिलेंडर उसके यहाँ छोड़ दिया, उसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो इस पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ देखो, तो ये नीचे जा रहा है ना अगर, तो विस्कस फोर्स यहां से विस्कोसिटी वाला फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से देखा गया कि जा रहा है ये, इसका मतलब नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स बैलेंस होना चाहिए। अब विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ईटा इंटू एरिया, कितने एरिया पर लग रहा है, तो देखो इसके वॉल्स पर लग रहा होगा ना ये, तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, इतने एरिया पे लग रहा होगा, तो ईटा इंटू 2 पाई आर इंटू एल एरिया हो गया, और वेलोसिटी ग्रेडियंट तो v बाई, और ये थिकनेस कितना है, t है। ये जो लेयर है जो इसके साथ स्टिक की है वो तो v से जा रही होगी, और ये जो लेयर होगी जो आउटर सिलेंडर के वॉल के साथ स्टिक की है वो रुकी हुई है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया v अपॉन t, है ना। ये होगा विस्कस फोर्स, इसको mg के बराबर किए तो यहां से ईटा आ गया, ईटा होगा कितना, t इंटू एम जी अपॉन 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल ना इंटू वी, ठीक है ना। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए अच्छा और एक करते हैं, देखिए एक डेरिवेशन हम और करने जा रहे हैं। वैसे ये डेरिवेशन स्कूल में काम नहीं आता है, स्कूल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला तक पहुंचना है हम लोगों को। कैसे आया वो फॉर्मूला, थोड़ा उसको देखा जाए। देखिए मान लीजिए कि एक थिन ट्यूब है ना, थिन जैसे कि कैपिलरी, और उसके अंदर जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो कैसा कैसा हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है उसमें देखा जाए।
जब इसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है ना, तो लिक्विड की हर लेयर का जैसे ये सारे पॉइंट्स ले ले, पार्टिकल्स ले ले लिक्विड के, तो इन सब का वेलोसिटी सेम नहीं होता। क्यों? वो पार्टिकल्स जो वॉल ऑफ द कैपिलरी के साथ टच में है, कांटेक्ट में है, वो तो फोर्स ऑफ एडिशन से वॉल से चिपक गए, तो ये लेयर ऑफ लिक्विड तो रेस्ट पे रहेगा वॉल के साथ जो स्टिक कर गया, ये लेयर ऑफ लिक्विड भी रेस्ट पे रहेगा जो वॉल के साथ स्टिक कर गया है। अब इस लेयर के ऊपर वाली लेयर जो होगी वो थोड़ा तेजी से जा रही होगी, उसके ऊपर वाली और तेजी से जा रही होगी, उसके ऊपर वाली, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी बीच वाली लेयर की होती है ना। फिर उससे थोड़ा कम वेलोसिटी उससे नीचे वाले की, थोड़ा कम, और थोड़ा कम, और जो एकदम ये वाली लेयर है वो रेस्ट पे होती है। इसी तरह से ऊपर जाते वक्त भी जो एकदम वॉल के पास लेयर होगी, ये वाली लेयर वो रेस्ट पे होगी। तो वेलोसिटी इन, जैसे नहीं कह रहे थे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर फ्लूइड का वेलोसिटी सेम नहीं होता, तो बीच वाले में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वही बात स्लिपिंग वाली बात, ऐसा कुछ दिख रहा होता है, वेलोसिटी वैरी कर रही, सबकी सेम नहीं होती। अच्छा, अब एक चीज देखिए, होता क्या है कि एक बार इमेजिन किया जाए कि लेयर्स हमको इसमें अगर लेनी है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली लेयर, अब जैसे कि ये यहां पर, इस वाले यहां पर जो पॉइंट है ना, उसका वेलोसिटी अगर v है, तो लेयर इमेजिन किया जाए कि वो लेयर जिसका वेलोसिटी v होगा, कैसा होगा? वो फ्लैट ऐसा नहीं होगा ना, ये तो ऐसा होता है ना, कैपिलरी गोल, क्रॉस सेक्शन गोल होता है ना इसका, तो ऐसा थोड़ी लेयर होगा, नहीं, ये लेयर भी तो ऐसा होगा ना, सिलिंड्रिकल, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो लेयर्स कैसी होंगी? जैसे ये अगर कैपिलरी है ना, तो एक ये लेयर ऑफ फ्लूइड होगा, है ना, ये लेयर जो कि V से जा रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर जो ऐसे एक सिलिंड्रिकल शेल बनाएंगे, वो पूरा शेल जो होगा वो V से थोड़ा कम वेलोसिटी से जा रहा होगा। इसके जस्ट नीचे एक सिलिंड्रिकल शेल बना दें, तो वो पूरा शेल V से थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा होगा। एकदम बीच में एक लाइन होगी मॉलिक्यूल्स की जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा होगा, फिर इसके थोड़ा बाहर ये लेयर थोड़ा कम वेलोसिटी से जाएगी, फिर और सिलिंड्रिकल शेल्स बनेंगे। सही बात है ना? तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। अच्छा, तो हम लोग पता करने जा रहे हैं कि कैपिलरी के दोनों एंड्स में, मतलब यहां और यहां, अगर प्रेशर में डिफरेंस इतना है ना, इसका लेंथ ऑफ कैपिलरी L है, प्रेशर में डिफरेंस इतना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब इसमें से कितना लिक्विड पर सेकंड क्रॉस करके निकल रहा होगा, ये पता करने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये कैपिलरी है, इसका जो बीच वाला लेयर है ना, वहां से कुछ x बाहर जाके एक इस लेयर की बात करते हैं। x ऊपर जाने वाले पर जो लेयर होगी उसका स्पीड मान लेते हैं कुछ v है, ये वाली जो लेयर है ना, इसका स्पीड कुछ v मान लेते हैं, है ना। बीच वाली लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा तो उसको v0 लिया जाएगा, कुछ मान लेंगे। यहां से x ऊपर जाने वाली जो लेयर है उसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं कुछ v, लेटस से, है ना। तो वो v है अगर, तो उसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी उसका स्पीड होगा v माइनस dv, है ना। तो विस्कस फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, तो कितना विस्कस फोर्स लग रहा होगा? तो वेलोसिटी में मान लो यहां से dx ऊपर एक और जो दूसरी लेयर होगी, x लिए ना, तो यहां से dx ऊपर जो दूसरी लेयर होगी उस लेयर और इस लेयर में वेलोसिटी में चेंज है dv का, तो विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा? तो विस्कस फोर्स लगेगा ईटा इंटू एरिया 2πxl, ईटा इंटू एरिया इंटू क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx, ईटा एरिया dv बाई dx, ऐसा लग रहा होगा। और थोड़ा सा ये भी कि x बढ़ा रहे हैं तो v घट रहा है ना, x बढ़ रहा है तो v घट रहा है, तो माइनस साइन के साथ लिखें ताकि पॉजिटिव नंबर एक लिख रहे हैं, इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये जो सारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं इनको अगर जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें, तो जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा वो कितने के बराबर होना चाहिए? मान लो ये पूरा रेडियस है r, है ना, तो ये एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, और प्रेशर में डिफरेंस है डेल्टा p, तो हम एक तरह से नेट फोर्स बाहर से कितना लगा रहे हैं? डेल्टा p इंटू पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। तो जो नेट रेजिस्टिव फोर्स आया है
वो बराबर होना चाहिए जो हमने नेट लगाया, तब ना कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो होते रहेगा। डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो नेट रेजिस्टिव फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। अरे पहले तो इसको ऐसा लिखते हैं, रुक जाओ, एक साथ नहीं करेंगे ना, यहाँ डीवी बाई डी एक्स है ना, तो इसको भी सही किया जाए। चलिए अच्छा, तो इतना हुआ, इसको लिखा जाए इतने पर जो फोर्स लगा रहे हैं हम, कितना इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, इतने पर इस पे कितना लगा रहे हैं, डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर लगा रहे हैं ना, ये जो हमने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट पर बाहर से नेट फोर्स। अब क्या करें, dx को इधर ले जा रहे हैं, एक x कैंसिल कर लेते हैं, पाई कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या माइनस ईटा 2l dv इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एक्स डी एक्स, है ना। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलिए इंटीग्रेट कर लिए, x इक्वल टू 0 से लेके r तक इंटीग्रेट किए, है ना। ओके, तो जनरल वेलोसिटी, जनरल अगर हमको वेलोसिटी v चाहिए ना, तो यहां पर हम लोग अगर हम 0 से v करें, इसको ऐसा करते हैं, x इक्वल टू 0 से कोई जनरल पोजीशन x तक करते हैं पहले, मतलब 0 से x तक गए, और वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगी, बीच का वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट से जनरल पोजीशन का वेलोसिटी v, हम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं जनरल पोजीशन, तब ना फिर कितना लिक्विड फ्लो हुआ पता करेंगे। चलिए अच्छा, तो ये कुछ जनरल इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये सब तो कॉमन ले लें, माइनस ईटा 2l बाहर ले लिए, dv का इंटीग्रेशन v और अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां चलो ऐसे लिख देते हैं, v नॉट से v इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट, ये माइनस v अंतर ले जाएंगे तो v नॉट माइनस v, ईटा इंटू 2l इंटू वी नॉट माइनस v इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, हमको ये पता है कि जब ये बढ़ते बढ़ते x इक्वल टू आर पर जाएंगे हम, तो वो वाली लेयर जो एकदम ट्यूब के वॉल के साथ कनेक्टेड है वो तो रेस्ट पे होगी, तो जब हम यहाँ पे x इक्वल टू जब r पुट करेंगे तो वहां का वेलोसिटी v 0 हो जाना चाहिए। ये एक इक्वेशन बनेगी जिससे v नॉट का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे, देखो एट x इक्वल टू आर v इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर कितना हुआ, ईटा इंटू 2l इंटू वी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट v नॉट इज इक्वल टू डेल्टा p आर स्क्वायर बाई 4 ईटा l, है ना, 2 और 2 4 ईटा l। तो ये तो एक बात पता कर लिए, बीच वाली लेयर का वेलोसिटी। चलिए अभी जनरल पोजीशन का वेलोसिटी अब फिर इसमें पुट करने जा रहे हैं, देखो अगेन ये इक्वेशन 1 था, है ना, और ये दूसरी बात पता की है, फिर से इक्वेशन 1 में लिखने जा रहे हैं। अभी इसको हटा लेते हैं, जगह नहीं है तो फिर बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। देखो जरा इक्वेशन 1 में पुट करें तो ईटा इंटू 2l नीचे ले जा रहे हैं, तो v माइनस वी नॉट कितना हुआ, v नॉट माइनस वी लिखा है, v नॉट माइनस वी इज इक्वल टू कितना हुआ, डेल्टा पी एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 और 2 4 ईटा एल कर लें, तो डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ईटा एल, ये नीचे लगे v माइनस वी नॉट का वैल्यू पुट कर दे तो v आ जाएगा, तो v आ जाएगा कितना, v नॉट माइनस इतना, मतलब डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l और कितना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया नहीं। देखिए v इज इक्वल टू इतना माइनस ये चीज। चलिए तो वेलोसिटी इतना होगा एट पोजीशन x, अगर सेंटर से x ऊपर जाए तो वहां जो लेयर लेंगे वो इतने स्पीड से चल रही होगी। अब बारी है कि कितना लिक्विड फ्लो करके निकल रहा होगा इस ट्यूब में से, तो देखो कैसे कर रहे हैं। तो अब वो फ्लक्स वाली बात, वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू वी, है ना। तो देखो क्या होगा, तो यहां से x ऊपर गए, यहां से x ऊपर गए और यहां पर एक dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, ठीक है, ये dx थिकनेस का एलिमेंट ले ले। अच्छा ये डेरिवेशन से परेशान नहीं होना, ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, स्कूल में तो पूछा ही नहीं जाएगा और जेईई में तो डेरिवेशन तो पूछता नहीं है ना, लेकिन तब भी बस नॉलेज के लिए ये चीज हम लिख दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है।
चले तो यहां से कितना फ्लूइड, ये जो लेयर है ये V से जा रही थी, है ना, x ऊपर लिए थे तो ये V का वैल्यू इतना है, इनटू एरिया कर दें, ये वाला जो एरिया है लेयर का एरिया 2πx dx, तो उतना इस क्रॉस, ये वाला जो शेडेड एरिया है उसमें से इतना लिक्विड क्रॉस कर रहा है, तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे एरिया में से कितना लिक्विड क्रॉस कर रहा है पता चलेगा, है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होगा, v इंटू इतना, इसको Q लिखते हैं, चलो अच्छा सीधा लिखते हैं, टोटल जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना, पर सेकंड कितना वॉल्यूम क्रॉस किया उसको Q लिखते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करने वाले हैं। मान लो तो कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना हुआ देखते हैं, इंटीग्रेशन करना है, पहले तो इसको लिख दें v इंटू 2πx dx, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू r तक, तो देखो कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2π तो बाहर ले लें, 2π बाहर ले लिए, इंटीग्रल के अंदर बना vx dx, v का वैल्यू पुट कर दें, अच्छा v में से जो कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l सब बाहर ले लिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये वाला x dx इंटू v, है ना, तो दिस इज इक्वल टू हो गया कितना, 2π डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l, r ये 0 से r तक करना था ना, तो r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से r, है ना, तो इधर आएगा, इधर लिख रहे हैं इसके बाद, चलिए तो q कितना आया, q इज इक्वल टू आया 2π डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l, है ना, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, भी बाहर ले लिए 4 ईटा एल, आर क्यूब बाहर ले लिए, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, है ना, तो इतना आया 2/3 टाइम्स। चलिए अच्छा, तो ये हुआ रेट ऑफ फ्लो, यहां पे आर क्यूब आया है, नहीं 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 नहीं, ये तो इंटीग्रेशन कहाँ किया, अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन है, यही तो आंसर क्यों गड़बड़ा है, रुक जाओ इसको सही किया जाए, ये है आर स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, माइनस एक्स क्यूब एक्स पावर 4/4 होगा, है ना, आंसर पावर 4 में आता है। चलो देखते हैं, तो यहां से क्या हुआ, आर पावर 4 लोअर लिमिट अपर लिमिट, आर पावर 4 बाहर आएगा, आर पावर 4 बाहर आएगा, ठीक है, तो अंदर कितना हुआ 1/2 माइनस 1/4, अब ठीक है, तो ये हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू 1/4, है ना, तो हो जाएगा पाई डेल्टा p अपॉन 8 ईटा l r पावर 4, ये 1/4 है ना, तो 1 2 कैंसिल करके नीचे में 8 कर लिए, तो ये आया q, है ना। अभी रुक जाओ, इसको और अच्छे से लिखेंगे, देखो होता ये है कि ये q है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इस ट्यूब में से, इस कैपिलरी ट्यूब में से कितना लिक्विड फ्लो करके निकल रहा है ना, तो वो इतना लिखा हुआ, तो इसको हम देखो ऐसे लिख रहे हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई R पावर 4, इसको एक साथ लिख रहे हैं, है ना। डेल्टा P क्या है, यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस, और Q क्या है, इसमें से कितना लिक्विड पर सेकंड क्रॉस करके निकल रहा है। ये फॉर्मूला ऐसा ही है, ये तो अपना इस कुछ कांस्टेंट है ना, लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है, पाई आर रेडियस ऑफ ट्यूब कितना है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो होता क्या है कि ये वैसा ही है जैसे कि कोई कंडक्टर हो, उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी उसके क्रॉस लगा दें तो करंट कितना फ्लो करके निकलेगा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये वैसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये निकाल रहे हैं हम लोग कि ये जो कांस्टेंट है एक तरह से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस कैपिलरी के अंदर, ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की जगह प्रेशर डिफरेंस आ गया, और चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया, तो इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से लिखा हुआ है I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। तो ये रेजिस्टेंस होता है 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप जेई में आ सकते हैं। देखो क्या, एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दो कैपिलरीज को अगर सीरीज में जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट नेट रेट ऑफ फ्लो बताइए, या इक्विवेलेंट की छोड़ो, ऐसे कर रहे हैं, दो कैपिलरीज को हम सीरीज में जोड़ दें और यहां से यहां तक का प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी लगा दें, तो क्यू बताइए किस रेट से फ्लो होगा लिक्विड, है ना, रेट ऑफ फ्लो बताइए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, रेजिस्टर समझेंगे इसको, कि दो रेजिस्टर्स हैं सीरीज में जोड़ दिए और टोटल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, डेल्टा पी दिया है, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता तो करंट कैसे निकालते, इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते पहले, सीरीज में R1 प्लस R2 कर लेते और डेल्टा वी अपॉन R1 प्लस R2 आंसर हो जाता। तो इसमें आंसर कितना होगा, कितना Q होगा, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा P अपॉन इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस। अब दोनों का लेंथ और रेडियस सब दिया रहता है कि पहले वाले का लेंथ इतना था, दूसरे वाले का लेंथ 2L था, पहले वाले का रेडियस R था, दूसरे का रेडियस मान लीजिए R/2 था या 2R था, कुछ भी। तो उस हिसाब से दोनों का रेजिस्टेंस निकाले, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पावर 4 करके दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिए और पान यही दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए, सीरीज में तो R1 प्लस R2 कर दिए, आंसर आ जाएगा। और अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर लेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे अगर ये चीज याद रखा जाए कि रेजिस्टेंस इतना होता है। अब क्वेश्चन जब जेई में आएगा तो इतना लंबा तो डेरिवेशन ही हो गया, तो इतना लंबा डेरिवेशन करने बैठेंगे क्या, नहीं, ये याद कर लेते हैं ना, ये रेजिस्टेंस वाला चीज याद कर लेते हैं कि कैपिलरी में से फ्लूइड फ्लो करे तो इतना रेजिस्टेंस मिलता है उसको, अगर विस्कोसिटी को ले रहे हैं तब, है ना। तो विस्कोसिटी को अगर सोच रहे हैं तो इतना रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस पता रहेगा तो फिर आप रेजिस्टर की तरह से ट्रीट करते हुए सीरीज पैरेलल सभी कर लेंगे, है कि नहीं। नेट फ्लो बता देंगे कितना हो रहा है। चलिए, अच्छा, तो ये बातें हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। देखिए, अच्छा, ये अभी तक जो हम लोग बातें कर रहे थे उसमें जो सरफेसेस थे, लेयर्स के सरफेसेस थे, वो फ्लैट होते थे ना, स्लिप करते तो समझ में आता था कि कितना एरिया पर ये फोर्स लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्फेयर हो, ये लिक्विड के अंदर एक स्फेयर है और ये v स्पीड से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो लिक्विड की जो लेयर्स है, देखो ऐसे स्लिप करके जा रही होंगी, नहीं, ऐसे स्लिप करके जा रही हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लेयर्स ऐसे स्लिप करके जाएंगे। तो कोई कहे कि कितना विस्कस फोर्स टोटल लगा स्फेयर के ऊपर, पीछे की तरफ फोर्स बताइए, तो ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है, यहां इधर, और कितने एरिया पे इधर लगा, कितने एरिया पे इधर लगा, वो पता ही नहीं है, तो फंस जाएगा मामला। तो ये सब नहीं, इसके लिए एक अलग से लॉ है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके अपना एक लॉ बताया कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में फ्लो करे तो कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो उन्हीं के नाम पे इस लॉ को कहते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। एक हेडिंग डाल दीजिए, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में हम लोग बात करेंगे कि कोई स्फेरिकल बॉडी जब लिक्विड के अंदर फ्लो मूव करे तो उस पर टोटल विस्कस फोर्स कितना लगता है। लिखा जाए, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r moves inside a liquid, then net viscous force is given by F is equal to, उनका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, ये उनका फॉर्मूला है। इसमें ये सब चीजें क्या है नीचे लिखा जाएगा। F is equal to 6 पाई ईटा आर वी, ये विस्कस फोर्स है, इतना लग रहा होगा। तो जो लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, आर तो जैसे अभी बात किए जो स्फेरिकल बॉडी है जो मूव कर रहा था उसका रेडियस है ना, ये आर है। वी क्या है, इस बॉडी का फ्लूइड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड, है ना। क्योंकि अगर सोचो कि ये भी 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी भी आगे जा रहा है और नीचे ये जो पूरा फ्लूइड है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जाए, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन ना, तो उस केस में तो विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा, है कि नहीं।
तो कहने का मतलब ये जो v है ना, इस बॉडी का वेलोसिटी ना लिखा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड का मैग्नीट्यूड है ये, नीचे लिखा जाए हियर v इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ये हो गया। और ये जो विस्कस फोर्स आएगा इसका डायरेक्शन, तो बॉडी का फ्लूइड के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में, रेजिस्टिव फोर्स है ना, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। नीचे लिखा जाए डायरेक्शन ऑफ दिस विस्कस फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है ना, इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी को डिप करके छोड़ दिए। अच्छा याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है वो स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही वैलिड है, बस स्फेयर होगा तभी ना कुछ रेडियस होगा, उसका रेडियस पुट करेंगे। स्फेरिकल बॉडी के लिए ही ये रूल है, बाकी फ्लैट सर्फेसिस के लिए पहले वाला फॉर्मूला विस्कस फोर्स का ईटा ए डीवी बाई डी वाई। चले मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर, इसको ऐसे करके छोड़ दिए, और मान लीजिए इसका डेंसिटी बड़ा है रो से, लिक्विड की डेंसिटी से, तो ये नीचे एक्सेलरेट करेगा, सही बात है। लेकिन इनिशियली रेस्ट से छोड़े थे तो इस समय तो विस्कस फोर्स नहीं लग रहा था, विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए, ये वेलोसिटी जीरो तो ये भी जीरो, तो इनिशियली रेस्ट से छोड़े थे तो विस्कस फोर्स जीरो था, mg बड़ा था बॉइंट फोर्स से, तो नीचे जाएगा एक्सेलरेट करेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी गेन करेगा तो विस्कस फोर्स भी आने लगेगा। बॉइंट फोर्स तो चलो है ही, mg भी है, लेकिन विस्कस फोर्स भी धीरे धीरे आने लगा जैसे जैसे ये वेलोसिटी गेन करने लगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो कभी ना कभी होगा कि ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि ये दोनों मिलके mg के बराबर हो जाए। जैसे ही ये दोनों मिलके mg के बराबर हुए, नेट फोर्स जीरो हुआ, वहीं पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट हुई विस्कस फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये विस्कस फोर्स पहले तो बढ़ा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन हुआ ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो अब नेट फोर्स जीरो हुआ था और ये फिक्स हो गया, नेट फोर्स आगे भी जीरो ही रहने वाला है। इसका मतलब अब आगे भी नेट फोर्स जीरो रहने वाला है, मतलब बॉडी अब एक्सेलरेट नहीं करने वाला है। तो वेलोसिटी का वेरिएशन देखो कैसा हुआ, पहले रेस्ट से छोड़े थे, बढ़ते 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 एक जगह आया कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई जब ये दोनों बैलेंस हुए, और फिर उसके बाद नेट फोर्स जीरो ही रहा, मतलब उतना ही वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहा। तो ये जो फाइनल वाली इसकी वेलोसिटी है, फाइनल जो हो गई अब नहीं चेंज होगी, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का मतलब ही होता है लास्ट वाला, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी स्फीयर की है ना उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है थोड़ा पता करने जा रहे हैं, एक हेडिंग डाल दीजिए टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के केस में ये फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, ये जो तीन फोर्सेस बने हैं है ना, विस्कस फोर्स बॉइंट फोर्स मिलके mg के बराबर होना चाहिए। तो लिख रहे हैं विस्कस फोर्स मतलब कितना 6 पाई ईटा आर वी, इस समय इसका v है वेलोसिटी, प्लस बॉइंट फोर्स कितना कैपिटल V रो g इज इक्वल टू mg कितना कैपिटल V dg, है ना। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी v कितना है पता चल जाएगा, देखो कितना, तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू कैपिटल V d माइनस रो g, इतना हुआ। इसको नीचे ले जाएं तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल V इज 4/3 पाई आर क्यूब d माइनस रो g अपॉन 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर नीचे ले आए, तो यहां से देखो ये तो 2/9 हो गया, है ना, 2/9 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर d माइनस रो g अपॉन ईटा, पाई कैंसिल, एक आर स्क्वायर हो गया ना, तो 2/9 टाइम्स आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा, यही टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। फाइनली इतना ही वेलोसिटी अचीव होता है, ये फॉर्मूला भी पता रखना है हम लोगों को। क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं। अच्छा, रेन ड्रॉप्स क्लाउड से जब गिरती हैं तो बहुत ऊपर से आ रही हो, तो है ना, क्लाउड तो बड़े ऊंचे होते हैं। अब वहां से आते आते सोचो अगर पूरे टाइम जी एक्सेलरेशन से गिरते हैं अगर रेन ड्रॉप्स, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पूरे टाइम जी एक्सेलरेशन से गिरती तो यहां आते आते बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाता,
जी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है एक्सेलरेशन, तो आते आते खूब ज़्यादा वेलोसिटी हो जाना चाहिए था। नहीं, वो सब नहीं होता। एयर में भी कुछ विस्कोसिटी है ना, तो जब वो ड्रॉप्स गिर रही होती हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी कुछ देर में अचीव हो जाती है और फिर टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहे होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह का होता है कि रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, उनमें से एक रेन ड्रॉप है जिसका टर्मिनल वेलोसिटी मान लो v1 है, दूसरी रेन ड्रॉप जिसका रेडियस पहली वाली रेन ड्रॉप का डबल था, उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी r² के प्रोपोर्शन में है, तो रेडियस डबल तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और कोई कहे मान लो कि दूसरी रेन ड्रॉप जो थी उसका वॉल्यूम पहली वाली रेन ड्रॉप के वॉल्यूम का डबल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। तो वॉल्यूम डबल है तो पहले पता करना होगा रेडियस कितने टाइम्स है ना। वॉल्यूम में होता है 4/3 पाई r³, तो r³ डबल हो गया तो रेडियस 2 के पावर 1/3 टाइम्स हो गया होगा, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स हो गया, r², मतलब 2 के पावर 2/3 टाइम्स हो गई होगी, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये बात है टर्मिनल वेलोसिटी की, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये फ्लूइड मैकेनिक्स में सारे बातें कर चुके हैं। एक और छोटी सी बात है, वो भी बोल देते हैं तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इस टॉपिक का नाम है, लेकिन ये टॉपिक से जेईई में क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है। और रीज़न भी है कि थोड़ा सा वैल्यू में डाइसी है, अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग बताते हैं। देखो रेनॉल्ड्स नंबर पहले क्या है, तो देखा गया कि जनरली क्या है ना, कोई फ्लो है अगर फ्लूइड का, कम वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो स्टेडी रहता है, लेकिन बहुत तेजी से फ्लूइड फ्लो करे तो वो जिगजैग टर्बुलेंट हो जाता है ना। ये देखा गया, जैसे कोई पाइप ही है उसमें से फ्लूइड निकले, कम वेलोसिटी से निकले तो स्टेडी है, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी से उसमें से निकले तो टर्बुलेंट निकलता है वो, है ना। तो पॉइंट ये है कि रेनॉल्ड्स साहब ने एक नंबर अपना डिवाइस किया कि इस चीज का वैल्यू पता कर लीजिए आप लोग किसी भी फ्लो के लिए, और उस चीज का जो वैल्यू है अगर इस किसी नंबर से इस पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो समझो कि टर्बुलेंट हो जाएगा, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर आर उन्होंने नंबर दिया ρVd/η, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर। कहे कि मान लीजिए जो भी पाइपलाइन है उसमें v स्पीड से अगर फ्लो हो रहा है तो वो v यहां पुट करिए, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी यहां पुट करिए, लिक्विड का विस्कोसिटी ईटा जो है वो यहां पुट करिए। d में अगेन इसलिए भी ये जेईई में नहीं पूछता है क्योंकि ये जो d है ना, ये पाइप लाइन जो है जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करने वाला एक नंबर है ना। लेंथ मीटर में होता है ये, है ना। तो ये डायमेंशंस ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। हायर स्टडीज में अगर आप करोगे तो अगर ये सब पढ़ते हो तो ये पढ़ाया जा सकता है। उसमें होता है हायर स्टडीज में कि इसके डायमेंशंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। तो अभी के लिए तो ये नहीं लिख सकते आप, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा है ना, तो ये डायमीटर ऑफ द पाइप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इतना जान लीजिए बस कि अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल पाइप है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, तो डायमीटर पुट करेंगे। नहीं तो बहुत तरह का क्रॉस सेक्शन हो सकता है ना, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, बहुत तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। उसमें भी इसमें भी अगर ऐसे काट दे तो इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो बहुत सारी चीजें हैं। कब क्या लिखना है वो आपके सिलेबस से आगे है। खैर, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है, इस नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा उन्होंने। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर अगर 1000 से कम होगा तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा, 1000 से 2000 के बीच में होगा तो फ्लो जो होगा वो अनस्टेबल होगा, और अगर 2000 से ऊपर होगा तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो यही लिखा जाएगा हम लोग। और जबकि कंपटीशन की बुक्स में लिखा रहता है कि इसका वैल्यू जब 2000 से कम रहे तो स्टेबल है, मतलब कि स्टेडी फ्लो है, और 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल है, और 3000 से ऊपर टर्बुलेंट है। तो वहाँ थोड़ा सा डाइसी है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का कहते हैं। चलिए, अच्छा, तो हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो एक बार इसका फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर का, लिख दीजिए। इट इज ए नंबर गिवन बाय रेनॉल्ड, उनका साइंटिस्ट का नाम है, गिवन बाय रेनॉल्ड,
एंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इंडिकेट्स वेदर द फ्लो विल बी स्टेडी और टर्बुलेंट। फ्लो जो है वो स्टेडी होगा या टर्बुलेंट होगा। तो ये है नंबर, इसका वैल्यू पुट करके पता करना होता है, लेकिन जेईई में इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। स्कूल में पूछता है तो डेफिनेशन लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला लिख देंगे और बस यही चीज़ है। चलिए, तो ये चैप्टर हम लोग आज यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। अगले लेक्चर से नया चैप्टर शुरू होगा।